हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में। तो बच्चों, हम आपको आपके थर्ड सेमेस्टर की मैथ के अंतर्गत मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसका आज यह 5वां पार्ट है। अब से पहले हमने इस चैप्टर के आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक उन चारों पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन चारों पार्ट्स को भी आप ज़रूर देखें। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे व्युत्क्रम आव्यूह के ऊपर। व्युत्क्रम आव्यूह को हम प्रतिलोम आव्यूह भी कहते हैं और इसे बच्चों इंग्लिश में इनवर्स मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके बारे में हमने आपसे पिछले वाले पार्ट में थोड़ी सी चर्चा की हुई थी, लेकिन हम फिर से थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं कि हमने आपको क्या बताया था। पिछले वाले पार्ट में बच्चों हमने आपको एडजॉइंट ए भी निकालना सिखाया था, और ये एडजॉइंट ए अगर आपको निकालना आता है तभी आपको फिर ये इनवर्स निकालना आप सीख पाएंगे, क्योंकि एडजॉइंट ए के ऊपर ही निर्भर करता है ए इनवर्स का मान। तो बच्चों, आप हेडिंग डाल लीजिए व्युत्क्रम आव्यूह, और ये कभी कभी प्रतिलोम आव्यूह के नाम से भी पूछा जाता है, और इंग्लिश वाले बच्चे इनवर्स मैट्रिक्स के नाम से इसको समझ लें। तो इसे जो है बच्चों हम ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, यानी कि ए की पावर -1, इसका मतलब हुआ ए इनवर्स। इसे हम ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है छोटा सा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। मॉड ए मतलब जो आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा उसकी आपको वैल्यू निकालनी है सारडिक के फॉर्म में। एडजॉइंट ए का मतलब होता है बच्चों ए की पावर सी का परिवर्त आव्यूह। ए की पावर सी के बारे में हमने आपको बताया था कि ए की पावर सी क्या होती है। जो हम मैट्रिक्स से सहखंड आव्यूह बनाते हैं, उस सहखंड आव्यूह को हम कहते हैं ए की पावर सी, और सहखंड आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को हम कहते हैं सहखंडज आव्यूह, यानी कि एडजॉइंट ए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को अभी रहने दीजिए देखने के लिए, आप चौथा पार्ट इसके पहले देख लें। जब आप चौथा पार्ट देखेंगे तभी आपको फिर ये एडजॉइंट ए निकालना आ पाएगा। तो बच्चों, ये सिंपल सा फार्मूला है ए इनवर्स फाइंड करने का, एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए, जहां पर मॉड ए की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं आनी चाहिए। एडजॉइंट ए की वैल्यू, सॉरी, इसकी जो मॉड ए की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा डीप से समझते हैं। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मान लो बच्चों, आपको एक ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि इसका आपको व्युत्क्रम आव्यूह फाइंड करना है। आपको ए की वैल्यू दी गई है 253312121, और इस ए का आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम मॉड ए की वैल्यू निकालते हैं। मॉड ए की वैल्यू जो है सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कहीं 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर 0 के इक्वल आ रही है तो फिर उसका हम व्युत्क्रम आव्यूह नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, दिए गए आव्यूह को सारडिक के फॉर्म में लिखेंगे, और सारडिक के फॉर्म में लिखने के बाद में उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका। तो आप इसे लिखेंगे मॉड ए बराबर में, सारडिक के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये सारडिक का साइन लग जाएगा 121। ठीक है, ये आपका मॉड ए है। इसका आपको एक्सपेंशन करना आता होगा। किस तरीके से एक्सपेंशन करते हैं बच्चों आपको सिखाया गया होगा, हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सापेक्ष में इसका प्रसार करते हैं। जब हमें सारडिक को ओपन करना रहता है, जब हमें सारडिक की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, तो इसके लिए हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष में इसका प्रसार करते हैं। हमने मान लिया कि हम इसका जो प्रसार है, इसका जो एक्सपेंशन है, वो फर्स्ट रो के सापेक्ष कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो है आपकी 253। तरीका ये रहता है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम लिखते हैं बाहर, इसके बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं। तो फर्स्ट रो के जब पहले एलिमेंट को लिखते हैं तो पहले एलिमेंट के नीचे का जो कॉलम है उसको छोड़ते हैं और पहली रो को छोड़ते हैं। जो एलिमेंट बचते हैं
उनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिखते हैं। कैसे, मतलब फर्स्ट रो ये है तो ये हमने छोड़ दिया, और फर्स्ट कॉलम ही लेके चल रहे हैं तो ये हमने छोड़ दिया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया, मतलब फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट रो का जब पहला एलिमेंट लेते हैं तो उस पहले एलिमेंट के नीचे के जो अवयव हैं उनको छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है उसको लिख लेते हैं। यानी कि क्या बचा, 1 2 2 1। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगा के, 2 दूना 4। ठीक है, अभी एक बार फिर से हम आपको बता देंगे। इसके बाद में रो के दूसरे एलिमेंट को लिखते हैं माइनस लगा के, -5। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, -5 हमने लिखा तो ये रो तो हम छोड़ ही देते हैं, इस सेकंड एलिमेंट के नीचे वाले कॉलम को भी छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने के बाद जो अवयव बचते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5 के नीचे के जो एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 3 1 1 2। तो 3 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस लगा के 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में फिर हम प्लस लगाते हैं और फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को लिखते हैं। थर्ड एलिमेंट क्या है, 3 है। तो थर्ड एलिमेंट जब हमने लिखा तो थर्ड एलिमेंट के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ देंगे, और पहली रो तो हम छोड़ ही देते हैं। जो बचेगा उसको लिखते हैं। क्या बचा यहाँ पर, 3 1 1 2। यानी कि 3 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और माइनस लगा के 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये 2 ऐसे लिखेंगे, एक में से -4 को हम घटाएंगे तो बचेगा -3, -5, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, +3, 6 से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -5, और ये बच्चों हो जाएगा 15। 6 और 5 -11, -6 -5 हो जाएगा -11, और +15, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी प्लस में 4। यानी कि बच्चों मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस में 4 आ गई है। इसको आप अलग रख लीजिए, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इस तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक, और हमारा फार्मूला भी होता है इन्वर्स निकालने का, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। मॉड ए की वैसे भी हमको ज़रूरत थी ही, तो मॉड ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए निकालना हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले पार्ट में बताया था। तो अब बच्चों हम यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पिछला पार्ट तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं, हम आपको यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। इसको बच्चों पहले आप नोट कीजिए यहाँ तक। तो बच्चों अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले दिए गए आव्यूह को आप सारणिक के रूप में लिख लीजिए। तो सारणिक के रूप में लिखिए बच्चों आव्यूह को, जो दिया गया है 2 3 1 5 1 2 3 2 1। तो ये हो गया सारणिक के रूप में दिया गया आव्यूह। लिखने के बाद में बच्चों इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनके एलिमेंट से हम संगत सहखंड बनाते हैं, संगत सहखंड आव्यूह बनाते हैं। तो संगत सहखंड आव्यूह कैसे बनाते हैं, हमने आपको इसके लिए बताया था कि हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों A11 की, A12 की, A13 की, फिर इसके बाद A21 की, A22 की, A23 की, A31 की, A32 की, A33 की। और हमने आपको बताया था यहाँ पर प्लस साइन आता है, क्योंकि इनको जब जोड़ते हैं हम m और n को, अगर ये सम आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस साइन होता है, और अगर बच्चों जोड़ने पर ये ऑड आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन होता है। देखो इनको जोड़िए m और n को, तो 1 1 2 यानी कि सम आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, वो हमें लिखना नहीं रहता है। इसको जोड़िए 2 और 1 3, ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, सॉरी विषम आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। इनको जोड़िए 3 और 1 4, ये सम आ रहा है, 2 और 3 ये भी विषम आ रहा है, तो यहाँ भी माइनस साइन, 2 2 4 ये प्लस सम आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। इसको जोड़िए 3 2 5 विषम आ रहा है, यानी कि यहाँ निगेटिव, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस
फिर ये प्लस ये माइनस। ठीक है बच्चों, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है A11 A12, इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। अब हमने आपको बताया था कि A11 क्या होता है। A11 का मतलब होता है बच्चों पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ के कटान पर स्थित अवयव, मतलब कटान करने के बाद में जितने एलिमेंट बचते हैं वो वैल्यू होती है A11 की। तो A11 जब हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पहली रो और पहले कॉलम को कट कर दीजिए। देखो कट कर दिया हमने, जो बचा वो हमने लिखना है। क्या बचा है 1 2 2 1, जो आएगा इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 और माइनस लगा के इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा ये -3। तो A11 की वैल्यू क्या आई है -3। इसके बाद में हम निकालेंगे A12 की वैल्यू। A12 जो हम निकालेंगे तो बताइए बच्चों A12 में क्या होगा, पहली रो, इस वाले 1 का मतलब रो होता है तो पहली रो कट कर देंगे और दूसरे 2 का मतलब है ये n, यानी कि कॉलम, दूसरा कॉलम कट कर देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे। इसको आप रफली अपना कट कर लीजिएगा, यानी कि ये कट गया ये कट गया, क्या बचा हमारे पास 3 1 3 1 2 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 और -2 यानी कि 1। ये वैल्यू किसकी आ गई, A12 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे A13 की। तो बताइए बच्चों A13 की वैल्यू क्या होगी, ये लिखा हुआ है यानी कि 1, A13 यानी कि 1 पहली रो कट करिए आप, उसके बाद 3 यानी कि तीसरा कॉलम कट करिए, जो बचेगा उसको लिख लेना है। क्या बचा है यहाँ पे बच्चों 3 1 1 और 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 और -1 क्या आएगा +5। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे A21 की। A21 का मतलब क्या हुआ, दूसरा रो यानी कि सेकेंड रो को हम कट करेंगे और इस 1 का मतलब पहले कॉलम को कट करेंगे। क्या बचा, ये हमने कट कर दिया, ये कट कर दिया तो हमारे पास बचा 5 2 और बच्चों 3 1, यही तो बचा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इधर 3 दूना 6, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी -1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए। अब हम वैल्यू निकालेंगे A22 की। A22 की जब वैल्यू निकालेंगे बताइए क्या आएगी। A2 का मतलब दूसरे रो को हम कट करेंगे, दूसरे 2 का मतलब दूसरे कॉलम को कट करेंगे, जो बचेगा उसे नोट कर देना है। 2 और 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 3 और 1, क्या आएगी इसकी वैल्यू 2 एकम 2 और -3 एकम 3 यानी कि -1। ठीक है बच्चों, A22 की वैल्यू के बाद अब हम वैल्यू निकाल लेंगे A23 की। A23 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो कट कीजिए, थर्ड कॉलम कट कीजिए, जो बचे सेकेंड रो कट कर दिया, थर्ड कॉलम कट कर दिया, क्या बचा 2 1 और बच्चों 5 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 और -5 बराबर में +3। इसके बाद वैल्यू निकालेंगे A31 की। A31 बच्चों बताइए क्या आएगा, इसमें क्या करेंगे हम तीसरे रो को कट करेंगे और पहले कॉलम को, इस वाले 3 का मतलब तीसरा रो और इस वाले का 1 का मतलब पहला कॉलम, यानी कि तीसरा रो कट कर देंगे, पहला कॉलम कट कर देंगे, क्या बचेगा 5 1 3 2 5 1 3 2। जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे ना तो आपको ये काटना वाटना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप समझ जाएंगे कि हमें क्या छोड़ना है क्या लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 का 2 में गुणा तो 10 और ये 3 का 1 में गुणा तो 3, ये आएगा 7। इसके बाद बच्चों हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, A32 की और A33 की। तो वैल्यू हम निकाले ले रहे हैं किसकी, A32 की वैल्यू, और इसके बाद वैल्यू निकालेंगे A33 की। तो बताइए A32 की वैल्यू क्या होगी, 3 का मतलब तीसरा रो और इस 2 का मतलब दूसरा कॉलम, इसको कट करेंगे क्या बचेगा 2 3 और 3 2 2 3 और 3 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 यानी कि -5। इसी तरीके से A33 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तीसरे रो और तीसरे कॉलम को कट करने के बाद जो बचेगा उसे नोट कर देना है, यानी कि 2 3 5 1।
सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 और माइनस का 15 बराबर माइनस का 13। तो ये बच्चों वैल्यू आ गई सारी हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 की। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम उठा के यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो ये किसकी वैल्यू है? इसी को हम कहते हैं A की पावर C। A की पावर C का मतलब सहखंड आव्यूह। फिर से हम एक बार आपको बता दे रहे, जब बच्चों हमको एडजॉइंट A निकालना रहता है तो सबसे पहले दिए गए आव्यूह को आप सारणिक के फॉर्म में लिखते हैं। सारणिक के फॉर्म में लिखने के बाद में हम सहखंड आव्यूह बनाते हैं। सहखंड आव्यूह का मतलब A की पावर C की वैल्यू निकालते हैं, A की पावर C बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं सहखंड आव्यूह। सहखंड आव्यूह कैसे बनता है? सारणिक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके संगत सहखंड बनाने पर सहखंड आव्यूह बनता है। संगत सहखंड कैसे बनाए जाते हैं? इसके लिए बच्चों हम A11, A12, A13 इस तरीके से वैल्यू फाइंड करते हैं। ये वैल्यू फाइंड करने का अभी तरीका हमने आपको बताया, तो ये हमने इस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इन सारी वैल्यूज़ को उठा करके हमें यहाँ पर रखना रहेगा, हमें यहाँ पर पुट करना रहेगा। तो अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद में फिर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए। तो चलिए बच्चों हम वैल्यू पुट करते हैं। A11 की वैल्यू हमने निकाली है -3, तो ये हो जाएगा -3। A12 की वैल्यू बच्चों हमने निकाली है -1, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। इसके बाद A13 की वैल्यू निकाली है हमने, सॉरी ये -1 नहीं था, यहाँ था ये। A12 की वैल्यू +1 है, तो ये -1 ही हो जाएगी। इसके बाद में A13 की वैल्यू हमने निकाली है 5, तो ये हम 5 रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद होता है बच्चों -A21। A21 की वैल्यू है -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि +1। इसके बाद A22 की वैल्यू हमने निकाली है -1 और A22 तो प्लस में ही रहता है, तो ये हो जाएगा -1 यहाँ पर। A23 की वैल्यू हमने निकाली है 3 और यहाँ माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -3। इसी तरीके से A31 की वैल्यू हमने निकाली है 7, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद माइनस में A32 की वैल्यू -5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। इसके बाद A33 की वैल्यू हमने निकाली है -13, तो A33 जो है वो यहाँ पॉजिटिव ही रहता है, तो ये हो जाएगा -13। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई है? A की पावर C की। अब हमें निकालना हो जब एडजॉइंट A, इसलिए एडजॉइंट A की जब वैल्यू हमें निकालनी है तो इसका मतलब होता है A की पावर C का परिवर्त आव्यूह। ये होता है बच्चों A की पावर C का परिवर्त आव्यूह, यानी कि अब ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, जो कॉलम है वो रो में आ जाएगा। तो ये जो रो है ये किस में आ जाएगी? कॉलम में आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा -3, -1 और 5। दूसरी रो जब कॉलम में लिखेंगे तो 1, -1, -3। तीसरी रो को जब हम कॉलम में लिखेंगे तो ये होगा 7, 5, -13। ठीक है बच्चों, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? एडजॉइंट A की वैल्यू आ गई। अच्छा, क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना था? A इनवर्स फाइंड करना था। तो A इनवर्स बराबर क्या होता है बच्चों? A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपॉन में मॉड A। तो A इनवर्स बराबर क्या होता है यही लिखे दे रहे हैं हम, इसलिए चलिए इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम ऊपर लिखे थे, यहाँ तक नोट कीजिए। तो बच्चों अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? A इनवर्स की। तो लिख लीजिए, सिंस A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपॉन में मॉड A। तो एडजॉइंट A की वैल्यू आपने क्या निकाली है, इसको नोट कर लीजिए। माइनस में 3, माइनस में 1, 7, -3, -1, 7। इसके बाद -1, -1, 5, -1, -1, 5 और इसके बाद में थर्ड रो है 5 -3 -13, 5 -3 -13 और अपॉन में बच्चों होता है फार्मूला मॉड A। मॉड A की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, तो मॉड A का मतलब 4। ठीक है, तो आप इसको चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं
या आप ये 1/4 यहाँ लिख सकते हैं और ये नीचे से इसको हटा सकते हैं। तो यही बच्चों आंसर है आपका। इसको बच्चों इस तरीके से लिख लीजिए, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/4 और ये आपका -317 -1 -1 5 5 1 -13। यही आपका बच्चों आंसर है। मुबारक हो, आपको 5 नंबर मिल गए। 5 नंबर आपके पक्के हैं ये, क्योंकि एक क्वेश्चन निश्चित है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। हमने आपको जो सबसे इजी मेथड था उस मेथड से बताया हुआ है। अब आप इसको अगर एक बार स्वयं से करेंगे, एक बार फिर से इसको कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को कर लीजिए आप, तो आपको पूरी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको और करा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको कराने जा रहे हैं। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों एक ये क्वेश्चन है, नोट कीजिए। यदि a बराबर 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1, तब आपको प्रूफ करना है a क्यूब बराबर में a इनवर्स। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है। सभी बच्चे इसका सॉल्यूशन जो है हमें बहुत ही जल्द भेजेंगे और बहुत ही आसान भी है। हम हिंट्स दिए दे रहे हैं। ए क्यूब का मतलब क्या है कि ए को आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर की। ए क्यूब निकालने के लिए आप ए क्यूब को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर ए गुड़ा ए गुड़ा ए। इस ए का मतलब हो गया, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए। ए क्यूब को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वैल्यू आप निकाल लीजिए ए स्क्वायर की, जो वैल्यू ए स्क्वायर की आएगी फिर उसमें आप ए का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए की वैल्यू है 3 - 3 4 2 - 3 4 और 0 - 1 1। इसी का इसी में मल्टीप्लाई कराना है, 3 - 3 4 2 - 3 4 और 0 - 1 1। इसका बच्चों इसमें मल्टीप्लाई कराने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसमें हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और, फिर वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब की। ए क्यूब की वैल्यू जो आएगी उसको आप एक साइड लिख के LHS बना दीजिएगा या RHS बना दीजिएगा, LHS ही बना दीजिएगा इसको। LHS बराबर लेने पर ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आप बच्चों ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको निकालना हमने बताया ही है, मॉड ए आप निकाल ही लेते हैं। फिर देखिए क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको हमने हिंट्स दे दी है, सभी बच्चों के क्वेश्चन स्वयं से करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, वो हम आपको कराने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई बच्चा वीडियो छोड़ के भागेगा नहीं। लास्ट तक आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। इसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए या बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हेडिंग डालिए बच्चों, रैखिक समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल करना। बच्चों इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय अ मैट्रिक्स मेथड। कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, जो आपको लीनियर इक्वेशंस दी रहती हैं, बीजगणितीय जो इक्वेशंस दी रहती हैं, ax + by + cz = d, इस तरीके से 3 या 4 आपको जो इक्वेशंस दी रहती हैं, उन इक्वेशंस को अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म से, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लो बच्चों आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। लीनियर इक्वेशंस को हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। माना रैखिक समीकरणें हैं, रैखिक समीकरणें बच्चों हमने मान लिया कि a11x + a12y + a13z = b1। दूसरी आपकी रैखिक समीकरण है a21x + a22y + a23z = b2। तीसरी है a31x +
A32y प्लस A33z बराबर में B3। मान लो बच्चों आपको ये तीन इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। इन्हें आपको आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि से आपको x, y, z की अगर वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, क्या तरीका रहेगा, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद में फिर आगे बढ़िए। वीडियो रोक के पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं बच्चों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। इसके बाद लिखिए माना उपरोक्त, माना रहने दीजिए, उपरोक्त समीकरणों का आव्यूह रूप होगा। मतलब कि बच्चों जो ऊपर इक्वेशंस लिखी हैं, अगर इन्हें हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी हो तो किस तरीके से लिखेंगे। इसको मान लिया कि हमने माना लगा दीजिए सामने। लेट माना कि जो उपरोक्त समीकरणें हैं इनका जो आव्यूह रूप है वो कुछ इस तरीके से होगा, ax बराबर में b। क्या मान लिया बच्चों हमने इसका आव्यूह रूप, ax बराबर में b। इस b का मतलब है b1, b2, b3। इस a का मतलब है जितने कोफिशिएंट्स हैं ये a11, a12, a13, ये सारे a के अंतर्गत हमने रख दिए हैं। और इस कैपिटल X का मतलब है x, y, z, जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर में b अपॉन में a। ये a नीचे आ जाएगा तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर में कैपिटल X बराबर, ये जो a नीचे है हर में है ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि a इनवर्स b। तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर में कैपिटल X बराबर में a इनवर्स b। ठीक है, लिख लीजिए। जहां जहां कैपिटल A, जहां कैपिटल A बराबर में है, जितने कोफिशिएंट्स हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। जहां कैपिटल A बराबर में है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मान लिया बच्चों A की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर माना हुआ है। इसके बाद में X की जो वैल्यू है, A की वैल्यू ये हो गई, X की वैल्यू क्या है, X है, Y है, Z है। इसके बाद हमने माना कि जो B है उसकी वैल्यू है ये वाले गुणांक, इधर वाले कांस्टेंट। कैपिटल B बराबर में है B1, B2 और B3। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया भी होगा। यहाँ तक कुछ विशेष नहीं किया है, हमें तो तीन लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, उनको हमने ax बराबर b के फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ से अब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आएगी a इनवर्स b। और जहाँ पर a का मतलब है जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ये x का जो गुणांक है, y का जो गुणांक है, z का गुणांक है, इस तरीके से इस वाले x का, इस वाले y का, इस वाले z का, ये सारे जो गुणांक हैं x, y, z के, उनको हमने आव्यूह के रूप में लिख लिया है। इसको हमने a के बराबर किया हुआ है। x का मतलब है जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x, y, z। और b का मतलब है b1, b2, b3, ये वाले कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं एक क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं, समझते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना रहेगा। मान लो बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हमें रफ करना है। चलिए अच्छा ही साइड में बता दे रहे हैं। मान लो आपको बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व 7x माइनस y माइनस z, 10x माइनस 2y प्लस z, और ये बराबर में 0 है, ये बराबर में 8 है। और थर्ड इक्वेशन है आपकी 6x
प्लस 3y माइनस 2z बराबर में 7 बाई मैट्रिक्स मेथड। कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशंस को आपको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरणों को हम आव्यूह रूप में लिखेंगे। लिख लीजिए, उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, जब आव्यूह रूप में लिखेंगे बच्चों, किस तरीके से लिखेंगे, ax बराबर b, ये तो आव्यूह रूप है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, हमने आपको बताया था a11 a12 a13 यानी कि 7 x का गुणांक लिखेंगे, फिर y का गुणांक क्या है 1 है, माइनस में 1, z का गुणांक भी -1 में है, फिर यहाँ x का दूसरी रो में x का गुणांक है प्लस में 10 और ये है माइनस में 2 y का गुणांक, और ये है बच्चों z का जो गुणांक है प्लस में 1। इसी तरीके से जो थर्ड रो है उसमें x का गुणांक है 6, y का गुणांक है 3 और z का गुणांक है -2। तो वैल्यू किसकी आ गई, a की। इसके बाद x क्या है, यहाँ पर x तो वही रहेगा x y z, और इसके बाद में b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू है 087। अच्छा, हम फिर से इसकी भूमिका बता दे रहे हैं। जब बच्चों हम x बराबर a इनवर्स b यहाँ पर लिखते हैं तो x का मतलब x y z है, a इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे पुराने तरीके से, जो हमने आपको a इनवर्स फाइंड करने का तरीका बताया, एडजॉइंट a अपॉन में मॉड a। तो a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, a इनवर्स की वैल्यू में b की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इससे, और जो a इनवर्स की वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर x y z ऐसे लिखा रहेगा। फिर x के सामने की जो वैल्यू रहेगी वो x की वैल्यू रहेगी, y के सामने की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू रहेगी, और जो z के सामने की वैल्यू रहेगी वो z की वैल्यू रहेगी। तो ये भूमिका है, ये हमको इसमें करना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ लिख लीजिए, इसलिए सिंस ax बराबर में b है, इसलिए x बराबर a इनवर्स b, समीकरण 1। इतने प्रक्रिया आपको सभी प्रश्नों में करनी रहेगी। अगर आपसे परीक्षा में a इनवर्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो फिर आपको यहाँ से एक प्रश्न दिया जाएगा 5 नंबर में, और इसमें भी a इनवर्स का यूज है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए एडजॉइंट a और आपके लिए a इनवर्स का कितना महत्व है। तो a इनवर्स निकालना और एडजॉइंट a निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं a इनवर्स की। तो बच्चों कुछ इस तरीके से वैल्यू सारी हमने लिख ली है। x बराबर a इनवर्स b इक्वेशन फर्स्ट थी, यहाँ पर a की वैल्यू ये थी, x की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये थी। तो बच्चों अब जब हम निकालना हो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए, तो जब बच्चों हम a इनवर्स निकालेंगे तो इसके लिए हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि आप मॉड a निकालिए। मॉड a 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, सबसे पहले आप ये चेक करते हैं। तो मॉड a हमने निकाल लिया है, मॉड a, तो इसको हमने सारणी के रूप में लिखा है 7 - 1 - 1 10 - 2 1 और 6 3 - 2। इसका हमने एक्सपेंशन किया है फर्स्ट रो के सापेक्ष में। तो हमने आपको बताया है जिस रो के सापेक्ष करते हैं उसका पहला एलिमेंट लिखते हैं बाहर, और ब्रैकेट के अंदर जब पहला एलिमेंट रखते हैं तो पहली रो तो वैसे भी हम छोड़ ही देते हैं, उससे हमें एक भी अवयव पिक नहीं करना रहता है। पहली रो के नीचे के जो एलिमेंट उनको भी छोड़ देते हैं, जो बचते हैं उनको आपस मल्टीप्लाई करके घटा के लिख देते हैं, यानी कि -2 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और ये 3
का 1 से करेंगे तो -3 आएगा, माइनस साइन क्योंकि रहता है। फिर रो के सेकेंड एलिमेंट को पिक करते हैं माइनस लगा के, तो माइनस, और रो का सेकेंड एलिमेंट -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहली रो और दूसरे कॉलम को लेफ्ट करेंगे तो 10 6 1 2 बचेगा, तो 10 का 2 में गुणा करेंगे -20, और 6 का 1 में करेंगे तो 6, और माइनस साइन बीच में आता है। इसी तरीके से बच्चों प्लस में लास्ट वाला एलिमेंट लिखेंगे, थर्ड एलिमेंट रो फर्स्ट रो का, इसके नीचे का कॉलम लेफ्ट करेंगे, जो बचेगा उसको गुणा करके घटा के लिखेंगे, यानी कि 10 का 3 से करेंगे तो 30 आएगा प्लस का, और ये 6 दूना 12 माइनस करके लिखते हैं तो -12 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो बच्चों वैल्यू आई है वो -61 आई है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। यानी कि अब हम आगे ए इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि ए मॉड ए की जो वैल्यू आई है वो -61 आई है। ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला बच्चों हमने आपको बताया है कि फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ए अपॉन में मॉड ए। तो बच्चों हमें जरूरत पड़ेगी एडज्वाइंट ए की, तो एडज्वाइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, हमने आपको बताया था। सबसे पहले दिए गए अवयव को आप सारणिक फॉर्म में लिखते हैं, सारणिक फॉर्म में लिखने के बाद उनके संगत जो एलिमेंट्स हैं उनसे हम सहखंड अवयव बनाते हैं। सहखंड अवयव बनाने के बाद में उसका हम परिवर्त अवयव निकालते हैं, और परिवर्त अवयव निकलता है वही आपका एडज्वाइंट ए होता है। तो बच्चों ये प्रक्रिया आप स्वयं से करिए और फिर मैच करिए कि आपका सही हुआ है। चलिए हम वैल्यू निकालते हैं एडज्वाइंट ए की। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा A11, फिर निकालना पड़ेगा A12। तो A11 क्या आएगा बच्चों, हमने आपको बताया पहला रो पहले कॉलम को काटेंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे। तो हम ये लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान से इसको मैच करते हुए चलिएगा। तो बच्चों संगत सहखंड निकालेंगे हम ऊपर वाली डिटर्मिनेंट से एडज्वाइंट ए निकालने के लिए, उसके बाद सहखंड अवयव बनाएंगे। तो बच्चों ये हमने संगत सहखंड निकाले हुए हैं। A11 की वैल्यू आई है 1, A12 की वैल्यू आई है -26, A13 की वैल्यू आई है 42, A21 की वैल्यू आई है 5, A22 की वैल्यू आई है -8, A23 की वैल्यू आई है 27, A31 की वैल्यू आई है 3, और A32 की वैल्यू आई है 17, और A33 की वैल्यू आई है बच्चों -4। इसके बाद में हम सहखंड अवयव बनाएंगे इन एलिमेंट से। तो सहखंड अवयव बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि ये होता है ए की पावर c बराबर में A11, A12, A13। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई है। अब इस वाले b से इस वाले मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 087 से इस वाले मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हम इसमें मल्टीप्लाई कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए जो रो की संख्या है क्या कॉलम की संख्या के बराबर है इसमें। तो इसमें देखिए रो की संख्या कितनी, 1 2 3, इसमें कॉलम की संख्या देखिए 1 2 3, यानी कि ये बराबर है, यानी कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा कैपिटल, यानी कि XYZ बराबर में क्या हो जाएगा -1/61, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद 8 का करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि -40, और 7 का करेंगे 3 में यानी कि +21। इस तरीके से दूसरी वाली रो का इसके साथ करेंगे तो 26 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 119। 17 का 7 में गुणा करोगे तो बच्चों हो जाएगा 17 7 119। 42 का 0 में करोगे तो 0 प्लस -27 का 8 में जब करेंगे आप तो ये बच्चों हो जाएगा 216 माइनस का, और 7 का 4 से करेंगे तो -28। अब बस इनको हमें ऐड करके लिख देना, ये -1/61। ये बच्चों इसमें जब हम ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये बच्चों यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये -3 होगा, ये +3 लिखा था यहाँ -3 कर लीजिए, ये -3 हो जाएगा तो ये भी -3, तो ये हो जाएगा -21। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 40 और -21 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 61 आएगा। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे, ये भी माइनस रहेगा। इसको बच्चों जब इसमें हम जोड़ेंगे तो माइनस का ये आएगा
183 और इसको जब इसमें आप जोड़ेंगे तब ये आएगा माइनस का 244। अब बच्चों इस 61 से भाग देना है इसके सभी एलिमेंट में। तो जब हम भाग देंगे इसके सभी एलिमेंट में अंदर आव्यूह के, अच्छा जब हम आव्यूह के बाहर किसी संख्या से आव्यूह में गुणा करते हैं तो आव्यूह के अंदर प्रत्येक संख्या में उससे गुणा होता है। अच्छा इसी तरीके से अगर आव्यूह के बाहर कोई संख्या है उससे हम आव्यूह के अंदर एलिमेंट से जब हम ऑपरेट करेंगे तो अगर डिवाइड है तो प्रत्येक अवयव के साथ में एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा अवयव के अंदर। तो ये माइनस का 1/61 है, इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। 61/61 करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 61/61 यानी कि 1। 183 बटे जब 61 आप करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 3। 61 का 3 से गुणा करेंगे तो 183 आएगा। इसी तरीके से 61 का जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 244 यानी कि 244 बटे जब 61 आप करेंगे तब ये आएगा 4। तो बच्चों यहाँ पर क्या था, एक्स वाई जेड बराबर क्या आया निकल के 134। एक्स के सामने की वैल्यू जो लिखी हुई है वो एक्स की वैल्यू होगी, वाई के सामने जो लिखा हुआ है एलिमेंट या वैल्यू जो लिखी है वो वाई की वैल्यू होगी। इस तरीके जेड के सामने जो लिखी है वो जेड की वैल्यू होगी। इसलिए एक्स बराबर 1, वाई बराबर 3 और जेड बराबर 4। तो ये बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यू है। आशा करते हैं आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बेहद आसान सा टाइप था ये कि रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से हम कैसे हल करते हैं। इसके लिए आपको ए इनवर्स निकालना पड़ता है, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए तरीका हमने आपको बताया है कि कैसे हम एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों नोट कर लीजिए। कल के एक्सरसाइज में मतलब कल के पार्ट में, कल मैट्रिक्स का अंतिम पार्ट रहेगा और कल के पार्ट में हम आपको एक हेडिंग आपकी बची हुई है इसमें, गुणांक आव्यूह तथा ऑगमेंटेड आव्यूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो वो हेडिंग रहेगी, वो हेडिंग हम आपको अगले पार्ट में कराएंगे और फिर आपके एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हैं जो ट्रिकी हैं लेंदी हैं वो क्वेश्चंस भी हम आपको यहाँ पर कराएंगे अगले पार्ट में। और वो अंतिम पार्ट रहेगा मैट्रिक्स चैप्टर का, पहले चैप्टर का अंतिम पार्ट रहेगा, छठा पार्ट। तो आज का ये वीडियो, आज का ये पार्ट बच्चों आपको कैसा लगा, सारा कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी किया करें। मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।